नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में हम रुख करते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरों का। गाजियाबाद मामले को लेकर के सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि मामले में दोषियों के साथ साथ संबंधित परिवहन अधिकारी की भी जवाबदेही भी तय हो। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश भर में एक सप्ताह का प्रदेशव्यापी अभियान चला करके स्कूल बसों की फिटनेस की जांच की जाए और मानक के हर पहलू पर प्रशिक्षण भी किया जाए। तो सीएम योगी इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए हैं और इस पूरे मामले पर उनका साफ तौर पर कहना है जो भी इसमें शामिल है और जिसकी भी लापरवाही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बसेस की फिटनेस की जांच की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। और इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि 11 साल के एक मासूम बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद से परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश है। उन्होंने NH 58 पर जोरदार जाम भी लगाया और साथ ही लगातार वो गुहार लगाते हुए आ रहे हैं सरकार से भी कि इस पूरे मामले पर जो भी लापरवाह है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर बात की जाए तो प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए हैं। बसेज हैं उनकी फिटनेस की जांच की जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं और ऐसे में ये एक और मामला सामने आया जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी ज्यादा गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले की वह जांच पड़ताल करेंगे। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। संभल की जामा मस्जिद को लेकर के कुछ लोगों का कहना है कि अंदर भगवान शिव का मंदिर है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने विवादित बयान दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि संभल जामा मस्जिद में अगर जल चढ़ाने की कोशिश हुई तो हजारों मुसलमानों का खून चढ़ेगा और मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से समाजवादी पार्टी के सांसद रहमान ने जुम्मे की नमाज और ईद वाले दिन सुरक्षा की मांग भी कही है। सांसद रहमान ने आपको बता दें कि विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर अगर जल चढ़ाया गया तो हजारों मुस्लिम के खून बहेंगे। इस तरीके की बयानबाजी जो है वो की जा रही है। सपा सांसद हैं रहमान, उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि संभल जामा मस्जिद में अगर जल चढ़ाने की कोशिश हुई तो हजारों मुसलमानों का खून चढ़ेगा। इस तरीके की बयानबाजी जो है वो सपा सांसद करते हुए नजर आए। जहां एक और लगातार हम देख रहे हैं कि वाद विवाद इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच भी लगातार जो बयानबाजियों का दौर है, विवादित बयान जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए इसमें बीजेपी प्रवक्ता है गौरव मिश्रा जी, वो जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। गौरव जी, बात की जाए तो सपा सांसद रहमान जी ने जो विवादित बयान दिया है, जामा मस्जिद में अगर जल चढ़ाने की कोशिश हुई तो हजारों मुसलमानों का खून बहेगा, इस तरीके की जो बयानबाजी है ये की जा रही है। जहां एक और हम देख रहे हैं कि लगातार वाद विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन विवादित बयान देने से विपक्षी पार्टियां जो है वो नहीं पीछे हट रही हैं। देखिए, शफीकुर रहमान वर्क अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं।
जिनकी अपनी राजनीति स्वयं की खो गई है, गुम हो गई है, वो समाज के अंदर वैमनस्यता फैला करके, हिंसा फैला करके और देश को गृह युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। उसका कारण है कि जो दल, जिन दलों के कारण इनकी राजनीति जिंदा रहती, आज देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ने के कारण इनके पास मुद्दे नहीं रह गए। इसलिए ये हिंदू मुसलमान करके और इस तरह के खतरनाक बयान दे करके देश की छवि को दुनिया के सामने बिगाड़ना चाहते हैं। खतरनाक मंसूबे हैं इनके और कहीं न कहीं इनकी साजिश जो है विदेशों से जुड़ी हुई है और आज दुनिया में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, उसको चुनौती देने का काम ये कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश की जनता बिल्कुल इनके साथ समर्थन अपना नहीं रखती और इस तरह का बयान देना ये अपने आप में ये बताता है कि कितने हताश है और निराश है और कितने सत्ता भोगी रहे हैं। जब सत्ता और सिस्टम को इन लोगों ने अपने जूते के नोक पर पिछले 70 वर्षों से चलाया और वही सत्ता और वही सिस्टम जब संविधान सम्मत और कानून सम्मत काम कर रही है तो इनको परेशानी होना, इनको पेट में मरोड़ होना स्वाभाविक है और हम लोग समझ सकते हैं इनकी दिक्कत क्या है। लेकिन जो उसका समाधान का रास्ता ये खोज रहे हैं वो बेहद खतरनाक है और अगर इन्होंने ऐसा कोई भी कुकृत्य किया तो उसमें स्वयं ये जल जाएंगे और देश संविधान और कानून के आधार पर चलेगा, हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं चलेगा। सभी धर्मों का यहाँ पर बराबर सम्मान है और कानून जो है सबके लिए बराबर है, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल मिश्रा जी, लेकिन वही बात करें तो तमाम विपक्षी पार्टी हैं वो लगातार यही निशाना साधती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है और एक ही धर्म को वह टारगेट करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते दंगे फसाद जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम सिर्फ बात करें तो लगभग 35% सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं का जो लाभार्थी वर्ग है वो अल्पसंख्यक समाज है जी। जो पीढ़ियों से जिनके पास घर नहीं था, छप्पर में रहते थे, टीन टप्पर में रहते थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है तो वो भेदभाव के आधार पर मिला है। जरा उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके घर में सिलेंडर पहुंचा है, जिसके घर में फ्री बिजली पहुंची है, जिसको 2 वक्त 2 डबल डोज राशन मिल रहा है, उनको क्या भेदभाव के आधार पर ये सुविधाएं मिल रही हैं? क्यों नहीं पहले उनको पूछा गया, उनका पुरसा हाल लिया गया? जब 5 लाख का आयुष्मान भारत में उनको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है तो ये सुरक्षा पहले क्यों नहीं दी गई? तो उसमें क्या जाति धर्म देख करके सरकार दे रही है? ये निहायत मिथ्या और गलत किस्म के आरोप है। दरअसल इन लोगों की राजनीति तुष्टीकरण पर आधारित थी और तुष्टीकरण से देश अब तौबा कर चुका है। तुष्टीकरण की राजनीति पर भारत अब नहीं चलने के लिए तैयार है, इसलिए अब इनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि कौन सा मार्ग हम लें जिसके आधार पर उनकी राजनीति फिर जीवित हो सके, क्योंकि अब ये सत्ता भोगी सत्ता से दूर हो चुके हैं और जनता इस तय कर चुकी है कि इन्हें वापस फिर सत्ता में लाना ही नहीं है, क्योंकि ये देश के लुटेरे हैं। बिल्कुल लूटा है इन लोगों ने। आज बड़ी बड़ी योजनाएं देश में संचालित हो रही हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर ये देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते आए दिन मासूम बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है। स्कूल संचालक अच्छी खासी फीस लेने के बावजूद भी बच्चों की सुरक्षा के साथ लापरवाही कर रहे हैं। बीते गुरुवार की बात करें तो संभागीय परिवहन विभाग ने गाजियाबाद जिले के स्कूल बसेस की फिटनेस का जायजा लिया। निरीक्षण में यह पता चला है कि जिले की 167 स्कूलों की बसों की फिटनेस समाप्त है, जिसके बाद संभागीय परिवहन विभाग ने 167 स्कूलों की 756 बसों को काली सूची में डाल दिया है और साथ ही स्कूल प्रबंधनों को नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि जनपद के कुल 160 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनकी बसों की फिटनेस नहीं कराई गई है। आरटीओ विश्वजीत सिंह ने यह बताया कि अहिंसा खंड इंदिरापुरम स्थित प्रेसिडियम स्कूल समेत कुल 160 से ज्यादा स्कूल है जो बच्चों की सुरक्षा के साथ लापरवाही बरत रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बिना फिटनेस की सड़कों पर दौड़ रही बसेस के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। विभाग द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही जिले को 5 सेक्टर्स में भी बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में एक टीम तैनात कर दी गई है जो स्कूल बसेस को चेक करेगी कि बसेस जो है बस मानकों के अनुसार चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। आपको ये भी बता दें कि ये अभियान चलता रहेगा
साथ ही जिन बसेस का मानक पूरे नहीं होंगे उनके विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाएगी। तो कई कमियां जो है वो पाई गई है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन हैं, वो जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। नितिन, देखा जाए तो जहां लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं, स्कूल प्रबंधन की लापरवाहियां भी देखने को मिलती हैं और साथ ही जो रिपोर्ट एक निकलकर सामने आई जिसमें 160 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनकी बसेस की फिटनेस जो है वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे में ये कितनी बड़ी लापरवाही है देखा जाए साफ तौर पर? बिल्कुल, देखो जिस तरीके से गाजियाबाद में हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं हादसे के बाद जो गाजियाबाद का परिवहन विभाग जागा है, ये एक कुंभकर्णीय नींद से जागा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। लगातार इसमें सब पूरी जो खामियां हैं लगातार परिवहन विभाग की तरफ से रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जिन बसों का परमिट समाप्त हो चुका था, वो जो बसें हैं वो लगातार रोड पर फर्राटे भर रही थी, लगातार लोगों की जान से जोखिम खेल रही। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। इस तरीके की जो कार्रवाई की जा रही है परिवहन विभाग से, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई अगर पहले की जाती तो कहीं ना कहीं जो बच्चे की जान गई है, कहीं ना कहीं इन सब चीजों से। अब सबसे अहम चीज है कि जो बस से हादसा हुआ है जिसमें बच्चे की मौत हुई है, उस बस का भी जो परमिट है वो भी समाप्त बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। लगातार जो परिवहन विभाग है अब कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से जो परिवहन विभाग है और जिस तरीके से इस चीज को लेकर कार्रवाई की जा रही है, लगातार गाजियाबाद में जो परिवहन विभाग के द्वारा बताया गया है लगभग 40% बसों का जो परमिट है वो समाप्त हो चुका है। लगातार वो बस रोड पर दौड़ रही है, लगातार बच्चों को ले जाकर स्कूल छोड़ रही है, घर छोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है जिस तरीके से लगातार इस तरीके की जो बस है लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। जी बिल्कुल, वही बात करें तो परिवहन विभाग की साफ तौर पर बड़ी लापरवाही भी देखी जा रही है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो क्या एक हादसा होना जरूरी है, उसके बाद ही जो है वो सारी कार्रवाई की जाएंगी? उससे पहले जो है ये सारी चीजें का देखरेख क्यों नहीं की जाती है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है नितिन। बिल्कुल है। जब परिवहन विभाग से बात की गई है तो परिवहन विभाग से यही सवाल किया जा रहा था कि क्या पहले इस चीज पर कार्रवाई नहीं की गई, क्या दुर्घटना के बाद ही कार्रवाई की गई है? इस पूरे मामले पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने पूरी जांच मांगी है, पूरी रिपोर्ट मांगी है। जांच के बाद पूरी रिपोर्ट सौंपने को बोला गया है, पूरे निर्देश दिए गए, लगातार पूरी कार्रवाई की जा रही है और लगातार अभी इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसकी जो लखनऊ की तरफ से पूरी कार्रवाई है, जो परिवहन मंत्री है उनकी तरफ से कार्रवाई की है। इसमें 2 आरटीओ और एक पूर्व जो आरटीओ थे उनको भी सस्पेंड करने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अभी उसमें हमारे प्रवर्तन अधिकारी और टेक्निकल जो हमारे वहाँ आरआई होते हैं वो एक संयुक्त जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो इसके अलावा कोई भविष्य में हादसा इस प्रकार का ना हो कि स्कूल की बस की फिटनेस ना हो या कोई और खराबी हो, तो हमारे प्रवर्तन दल यहाँ पर जो है उनकी 5 टीमें गठित की जा रही हैं। उनको पूरे गाजियाबाद को 5 सेक्टर में बांट दिया जाएगा। तो अलग अलग सेक्टर में हमारे 5 प्रवर्तन अधिकारी जाएंगे। सारे स्कूल बसें जो भी हैं उनके जो सुरक्षा मानक है उसके आधार पे उनको एक चेक करेंगे। जो भी एक चेकलिस्ट होगी एक वो प्रबंधक को या प्रधानाचार्य को एक प्राप्त कराएंगे और इसमें चालान और बंद की भी। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही कोरोना के चलते हुए मौत के आंकड़ों में भी लगातार अब इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रशासन भी आम जनता की मदद करने से पूरी कोशिश में लगा हुआ है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर आदेश पारित किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कोरोना से मृत्यु पर मुआवजे के लिए एंटीजन या आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी नहीं है। कोर्ट के अनुसार जिन लोगों की भी जान कोरोना से हुई है उनके परिजनों को 1 जून 2021 के शासनादेश के तहत मुआवजे का भुगतान भी किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला और न्यायमूर्ति विकास ने सहारनपुर की मिथिलेश की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। दरअसल सहारनपुर में 2021 पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान याचिका के पति की कोरोना से मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से एंटीजन और आरटी-पीसीआर रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध न होने की वजह से उन्हें अनुग्रह राशि जो है उसका भुगतान नहीं किया गया था, जिसके बाद से याचिका ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने डीएम सहारनपुर को निर्देशित किया है कि अनुग्रह राशि के दावे को 2 महीने में निस्तारित किया जाए। तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार जो स्थितियां हैं वो खराब हो रही हैं। कोरोना के ग्राफ में कोई कमी देखने को अब नहीं मिल रही है। लोगों का बाहर निकलना
भी अब एक तरीके से देखा जाए तो बंद होता जा रहा है। वहीं कोरोना के फिर से एक बार बात की जाए तो जो रफ्तार है वो अब नहीं थमने का नाम ले रही है और साथ ही जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि 24 घंटे में कोरोना के कुल 206 नए मामले दर्ज किए गए हैं और यूपी में सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर से सामने आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 103 मामलों की पुष्टि हुई है और गाजियाबाद में 52 मामले सामने आए हैं। वहीं लखनऊ में बात करें तो 16 और प्रयागराज से 7 मामले दर्ज किए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। ताहिर, अगर हम बात करें तो देश भर में तो कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ ही रहा है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 206 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर जो है वो एक बार फिर से हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली से सटे होने का जो है खामियाबी जो है भुगतना पड़ता है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जो है दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और दिल्ली गौतम बुद्ध नगर से होते हुए जाते हैं और वहां जो है अपने काम पर करने के बाद वापस जो है लौटते हुए नजर आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं और गौतम बुद्ध नगर में आकर जो है जॉब करते हैं। तो ऐसे ही लोगों के चलते लगातार जो गौतम बुद्ध नगर में मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर में अगर एक्टिव मरीजों की अगर आज की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के अंदर 103 कोरोना पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आए हैं, जिनमें से 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 41 लोगों ने जो है कोरोना संक्रमण को मात दी है। यानी कि साफ है कि लगातार कोरोना का ग्राफ जो है गौतम बुद्ध नगर में बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन जो है सख्त कदम उठाने की जो है बात कर रहा है। इसके साथ ही अगर गौतम बुद्ध नगर में एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो एक्टिव मरीजों का भी आंकड़ा बढ़कर जो है 529 जो है पहुंच चुका है। यानी कि साफ है कि रेड जोन में जो है गौतम बुद्ध नगर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो है कोरोना संक्रमण के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के स्वास्थ्य विभाग से अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई है, कोविड प्रोटोकॉल नियम पालन करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी से मेरी बात हुई है, जिलाधिकारी का भी साफ तौर पर कहना है कि लोगों को मास्क अनिवार्य दिल्ली एनसीआर में कर दिया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना संक्रमण का जो मामले हैं इनको कंट्रोल करने का काम किया जा सके। इसके साथ ही मार्केट में जिस तरीके से लोग जो है एक भीड़ जो नजर आती है उसको जो है कंट्रोल करने के जो है आदेश दे दिए गए हैं। सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि वह अपनी शॉप पर जो है मास्क पहनकर बैठेंगे और 2 गज की जो दूरी होती है उसका पालन कराते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो दुकानदार के साथ साथ जो लोग वहां एक भीड़ इकट्ठी करने वाले हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदेश में जुर्म का खात्मा करने के लिए बदमाशों के खिलाफ प्रशासन आए दिन सख्त होती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे अभियान में बेखौफ बदमाशों को पुलिस अपने चंगुल में बांध रही है। बीते दिन बुलंदशहर के चंदपुरा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश हारून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गुलावटी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में आरोपी हारून के पैर में गोली लगने की वजह से वह घायल हो गया था। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी का साथी जो है वो मौके से फरार हो गया। आरोपी हारून के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 2 कारतूस और भारी मात्रा में गौकशी के उपकरण भी बरामद किए हैं। बीती रात गुलावटी थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गोकस हारून नाम का अपराधी, जो गुलावटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि पूर्व से घोषित रही है, गिरफ्तार किया गया है। क्रॉस फायरिंग में इसे गोली लगी है, इसका उपचार कराया जा रहा है। उल्लेखनीय यह है कि इसके कब्जे से गोकशी करने के उपकरण, तमंचा, कारतूस आदि बरामद हुआ है। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारी पुलिस टीम प्रयास कर रही थी। उसी क्रम में अभी सूचना प्राप्त हुई और इसे घेराबंदी पूर्व से ही की गई थी। उस दौरान ये मोटरसाइकिल से अपने एक साथी के साथ आया। पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से इसके द्वारा फायर किया गया। क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ, गिरफ्तार किया गया। इसका दूसरा साथी मौके से भागने में सफल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार हारून के विरुद्ध आधा दर्जन मुकदमे पूर्व से दर्ज रहे हैं, जिसमें गोकशी के मुकदमे हैं, गुंडा एक्ट के मुकदमे हैं, 307 पुलिस मुठभेड़ आदि के मुकदमे पूर्व से रहे।
मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके में एसपी रेलवे के आवास के पास खड़ी हुई लग्जरी कार में भयंकर आग लग गई, जिससे बात की जाए तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कार में इतनी भयंकर आग लगी कि कुछ ही समय बाद कार जलकर के पूरी तरीके से राख हो गई। वहीं घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय व्यक्ति गौरव ने बताया कि ये रेलवे हरथला कॉलोनी की है। यहाँ पर खड़ी गाड़ी में आग लग गई थी। पहले गाड़ी स्पार्क हुई, उसके बाद से गाड़ी में आग लगनी शुरू हो गई। आधे घंटे से कार में आग लगती रही और वहीं पहले पुलिस आई थी इंस्पेक्शन करने के, अब फायर ब्रिगेड ने आकर के आग पर फिर काबू पाया, लेकिन आग पूरी तरीके से जलकर के राख हो गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज।